हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। आपका खुद का ही चैनल है ये, और आपको यहाँ पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। यार गर्मी बहुत हो रही है, क्या करूँ, पसीना बहुत आ रहा है। हाँ, तो आपने कभी यूपीआई का ट्रांजैक्शन तो ज़रूर किया होगा, और आपने जब भी यूपीआई का ट्रांजैक्शन किया होगा तो आपने उस पर कोई भी चार्जेस नहीं पे किए होंगे। ये बिल्कुल फ्री था और इस पर कोई चार्जेस भी नहीं लगता था। एनपीसीआई जो इसको मैनेज करने वाली इंस्टीट्यूट है, वो कोई भी चार्जेस इसका नहीं लेती थी। हालांकि देखा जाए, जो एनपीसीआई है वो आईएमपीएस को भी मैनेज करती है, तो वहाँ पर वो बराबर चार्जेस लेती है। लेकिन अब देखा जाए तो जो यूपीआई जो मैनेज कर रही है, उस पर भी आने वाले टाइम में चार्जेस लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई ने एक फीडबैक मांगा है लोगों से कि आप हमें सजेशन दो कि क्या हमें इस पर चार्जेस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाना चाहिए तो कितना लगाना चाहिए, ये परसेंटेज वाइज होगा या फिर एक प्राइस बैंड वाइज होगा या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट होगा, जो भी होगा। इस पर यहाँ पर आरबीआई ने फीडबैक मांगे हैं पब्लिक से। अब आरबीआई ने ये मांगा है तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये मानकर चल रहे हैं कि इस पर चार्जेस भी लगने वाले हैं, और लोग इसके ऊपर पैसे पे करेंगे फंड ट्रांसफ़र करने के या रिचार्ज के, या फिर जो भी है यूपीआई के ज़रिए बिल पेमेंट करना हो या फिर कोई भी पेमेंट करनी हो, उसके ज़रिए आपको यहाँ पर यूपीआई पर चार्जेस देना होगा। लेकिन यहाँ पर आरबीआई ये डिसीज़न क्यों ले रही है, और क्या सच में ये जो यूपीआई हम इस्तेमाल करते हैं ये फ्री है, इस पर कोई खर्च नहीं आता है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये आखिरकार चल क्या रहा है। उससे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। तो न्यूज़ 18, यूपीआई पेमेंट टू बी चार्ज सून, आरबीआई आस्क स्टेक होल्डर्स टू गिव सजेशन व्हाट दिस मीन। 20 अगस्त का आर्टिकल है ये। तो बात करते हैं कि हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। हाल ही में आरबीआई ने पब्लिक से फीडबैक को इनवाइट किया है और पब्लिक से ये पूछा है कि क्या यूपीआई ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं उस पर चार्ज लगाना चाहिए या नहीं। अब देखिए, ये काफ़ी बोल्ड डिसीजन है, और इस चीज़ से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में आप जो ट्रांजैक्शन करते हो यूपीआई के ज़रिए, उस ट्रांजैक्शन का कुछ हिस्सा आपको यूपीआई को मैनेज करने वाली संस्था एनपीसीआई को पे करनी पड़े, या फिर आपका जो होस्ट बैंक है उसको करनी पड़े। अभी तक तो आप यूपीआई के ट्रांजैक्शन फ्री में कर सकते थे, लेकिन जैसे कि किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र करना हो, किसी दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करनी हो, कोई बिल का पेमेंट करना हो, उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगता था। और अब देख लेते हैं कि आरबीआई ने क्या क्या जो है सजेशन मांगे हैं पब्लिक से। तो इसमें तीन ही चीज़ें हैं। जो तीन चीज़ें मांगी गई है वो ये है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीरो चार्जेस इज सब्सिडाइंग कॉस्ट ए मोर इफेक्टिव अल्टरनेटिव, यानी कि ये पूछा है कि ज़ीरो चार्ज तो लगता ही है यूपीआई पर, इसकी सब्सिडी को अगर ऐसे ही कंटिन्यू किया गया तो क्या ये एक बेहतर अल्टरनेटिव हो सकता है। और दूसरा है, इफ़ यूपीआई ट्रांजैक्शन आर चार्ज शुड द एमडीआर फॉर देम बी ए परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू और शुड ए फिक्स्ड अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू बी लिवाइड। यानी कि यूपीआई पर अगर चार्जेस लगते हैं तो क्या वो जो एमडीआर है, यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो चार्जेस लगता है क्रेडिट कार्ड पर लगता है ज़्यादातर, तो वो जो लगता है चार्जेस, क्या उसका एक परसेंटेज लगना चाहिए या फिर एक फ़िक्स्ड अमाउंट लगनी चाहिए। यानी कि अगर आपने 1000 का किया तो क्या उस 1000 रुपये के ट्रांजैक्शन पे 5 रुपये लगने चाहिए, चाहे आप 10,000 का करो या 1 लाख का करो, उस पर सिर्फ 5 रुपये लगने चाहिए, या परसेंटेज के ऊपर वेराई करना चाहिए। यानी कि अगर आपने 1000 का किया तो 0.5% के हिसाब से 5 रुपये, और 10,000 का किया तो 25 रुपये, कुछ इस तरह से अगर हो जाए तो ये इसमें बताया गया है कि क्या ये लगना चाहिए, इस तरह से लगना चाहिए या उस तरह से लगना चाहिए। और तीसरा, इफ़ चार्जेस आर इंट्रोड्यूस शुड दे बी एडमिनिस्टर्ड से बाय आरबीआई और द मार्केट डिटरमाइंड। यानी कि अगर चार्जेस अगर यूपीआई पर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो क्या ये आरबीआई के ज़रिए एडमिनिस्ट्रेट किया जाए या फिर जो मार्केट है उसके ज़रिए एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, कि जो भी मार्केट जो भी डिसाइड करेगी चार्जेस लगाना या उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। तो ये तीन चीज़ें पूछी गई है कि इसके बारे में आप हमें फीडबैक दो। इसके बेसिस पर ही आगे जो भी पॉलिसीज़ बनेंगी वो इसके बेसिस पर ही बनेगी, और इसकी जो डेट है वो 3 अक्टूबर 2022 तक आप ईमेल के ज़रिए भेज सकते हो। और इतना ही नहीं, आरबीआई ने यूपीआई पर चार्जेस लगाने के फेवर में स्टेटमेंट भी दिया है। तो देखिए, आरबीआई एक ऐसा फंड ट्रांसफ़र का मैकेनिज़्म है जो बिल्कुल आईएमपीएस की तरह है, और जिस तरह से आईएमपीएस में चार्जेस लगाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से यूपीआई के ट्रांजैक्शन पर भी चार्जेस लगने चाहिए। लेकिन हर ट्रांजैक्शन पर एक जैसे चार्जेस नहीं, बल्कि हर अमाउंट बैंड के अनुसार अलग अलग चार्जेस लगने चाहिए। तो ऐसा कहा है आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट में। अब फ्री वाले ट्रांजैक्शन के दिन गए, और अब यूपीआई में भी आईएमपीएस की तरह ही चार्जेस कटना चाहिए। लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या यूपीआई पर चार्जेस लगना चाहिए या नहीं। अगर लगना चाहिए तो कितना लगना चाहिए, और क्या यूपीआई पर चार्जेस लगने से जो इसका यूनिक फीचर है, यानी कि फ्री ट्रांजैक्शन वाला, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है। 3 अक्टूबर को फीडबैक की डेडलाइन है, यानी कि जो भी फैसला होगा वो 3 अक्टूबर के बाद ही लिया जाएगा। तो अब हम यूपीआई की हिस्ट्री देखेंगे कि ये कैसे शुरू हुआ और इससे अब तक क्या क्या हुआ है।
एनपीसीआई जो रुपे कार्ड, फास्टैग, आईएमपीएस और आरटीजीएस को हैंडल करती है और पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, उसने 2016 में यूपीआई नाम से एक नया पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया जो मोबाइल के ज़रिए क्यूआर कोड, यूपीआई आईडी और मोबाइल नंबर से लिंक अकाउंट्स में रियल टाइम में पैसे भेज सकता है। आपने भी कभी ना कभी किसी क्यूआर कोड को तो स्कैन किया ही होगा, यूपीआई का इस्तेमाल किया होगा। ज़्यादातर दुकान वाले डिजिटल पेमेंट के लिए क्यूआर कोड तो रखते ही हैं जो एक बॉक्सी डिज़ाइन का होता है, और आप भी यूपीआई की ऐप से उस क्यूआर कोड को अगर स्कैन करोगे तो आप उसको रियल टाइम में पेमेंट कर पाओगे। शुरू में जब यूपीआई लॉन्च किया गया था तो उसने तब सिर्फ 21 बैंकों को ही शामिल किया गया था, लेकिन अब इसमें शामिल बैंकों की संख्या 338 हो चुकी है। तो जैसे यूपीआई लॉन्च किया गया था तो इसका शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई थी, इसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन और वैल्यू कम होती थी, लेकिन यूपीआई के लॉन्च होने के बाद ऐसी घटना घटी जिससे यूपीआई को एक ऐसा बूस्ट मिला कि अब हर कोई यूपीआई का इस्तेमाल करता ही है। इतना ही नहीं, पान बेचने वाला, गोलगप्पे वाला और बूट पॉलिश वाले भी अब यूपीआई से पेमेंट ले रहे हैं। तो पहला कारण है नोटबंदी, जिसकी वजह से यूपीआई को बहुत तगड़ा बूस्ट मिला था। आपको याद होगा कि 2016 में अचानक से नोटबंदी का ऐलान किया गया था, जिससे 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट जो थे वो सब इनवैलिड हो गए थे और लोगों के पास जितना भी कैश इन 500 और 1000 रुपये के नोट में था वो सब जमा करवाए गए बैंकों में। इसके बदले में 1000 और 500 के नोटों को बदलवाने के लिए लाइन लग गई थी बैंकों के बाहर, एटीएम के बाहर। कई लोग इसमें मारे भी गए थे। तो तब लोगों के पास अकाउंट में तो पैसा होता था लेकिन कैश में नहीं होता था। तब लोगों ने डिजिटल पेमेंट की तरफ हाथ बढ़ाया और यूपीआई ग्रो होता गया। फिर दूसरा मौका आया कोविड का। तो जब कोविड की वजह से भारत में लॉकडाउन लगाया हुआ था तो तब लोगों ने डिजिटल पेमेंट शुरू कर दिया और यूपीआई ग्रो होता गया, क्योंकि कोविड के दौर में लोगों ने फिजिकल टच बंद कर दिया था। तो ऐसे में कैश के ट्रांजैक्शन कम हुए और यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुए, तो ऑब्वियसली यूपीआई तो ग्रो होना ही था। और इसकी ग्रोथ की जो रफ्तार है ना वो साल दर साल ही नहीं, अरे साल दर साल छोड़ो बल्कि महीने दर महीने ही बढ़ती गई। जहाँ पर जुलाई 2022 में इस साल 6.28 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए, यानी कि 628 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे यूपीआई के ज़रिए इस साल के जुलाई महीने में। लेकिन पिछले साल का अगर जुलाई महीना देखें तो उसमें 324 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे, यानी कि एक साल में ही ये जो अमाउंट है वो 2 गुना हो चुका है। यानी कि 2 गुने अब लोग जो है यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, पहले जितने थे उससे डबल हो चुके हैं। और अगर मैं महीने दर महीने देखूँ तो जनवरी 2022 में कितना था, 461 करोड़ ट्रांजैक्शन हो गए थे, लेकिन अब जुलाई महीने में 628 करोड़ हो चुके हैं, यानी कि ग्रोथ हो ही रही है इसमें दबा के। और इसमें जो ऐप सबसे ज़्यादा चल रही है वो है फ़ोनपे, यानी कि फ़ोनपे का पूरी मार्केट में डोमिनेंस है। इसके बाद आती है गूगल पे और फिर आती है पेटीएम। फ़ोनपे का मार्केट शेयर है 47.7%, यानी कि आधा मार्केट शेयर जो यूपीआई का है वो फ़ोनपे के पास है। उसके बाद आता है गूगल पे जिसका है 33.3, यानी कि 1/3 इसका शेयर है। उसके बाद आता है पेटीएम जिसका है लगभग 15%, और उसके बाद बाकी के फ्री चार्ज, अमेज़न पे और बाकी के जो यूपीआई आईडी है वो आते हैं। और अगर मैं यूपीआई की बात करूँ, इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो ये फ्री है, और अब इससे कभी भी कोई भी किसी को भी फ्री में फ़ंड ट्रांसफ़र, रिचार्ज, जो भी बिल है वो पे कर सकते हैं, और आपको इसके लिए क्रेडिट कार्ड की तरह कोई एमडीआर चार्जेस पे नहीं देना होता है। अगर मैं एमडीआर चार्जेस की बात करूँ तो कंपनियां या कोई मर्चेंट क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने पर 2% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट पे करती है, यानी कि उनके अकाउंट्स में से कट जाता है। जो कस्टमर तो नहीं देता है, लेकिन शॉप पर या फिर जिस शोरूम पर या मॉल पर उसने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया है उस शोरूम या शॉप वाले को इसका पेमेंट करना होता है। मान लीजिए आपने किसी शोरूम से 10,000 रुपये की शॉपिंग की और वहाँ पर आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया तो 2% चार्ज लगता है, तो आपको 10,000 ही पे करने होंगे, यानी कि जो सामान लिया है ना आपने 10,000 का, वो 10,000 ही देने पड़ेंगे, आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो इसका जो 2% का जो चार्ज है, यानी कि 200 रुपये एक 10,000 की शॉपिंग पर, वो जो शोरूम है उसमें से कट के मिलेंगे, यानी कि 10,000 पूरे नहीं मिलेंगे, उनको 9,800 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह से एमडीआर काम करता है। लेकिन यूपीआई की बात करें तो ये कस्टमर और मर्चेंट दोनों के लिए फ्री है, लेकिन इस प्रोसेस को करने में बैंक को 2 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, और ये जो 2 रुपये ट्रांजैक्शन का पर खर्च किए जाते हैं तो इन पेमेंट पर किए जाते हैं जो P2B होते हैं, यानी कि पर्सन टू बिजनेस होते हैं। सिंपल भाषा में यदि आप किसी दुकानदार का क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो बैंक उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए 2 रुपये खर्च करता है, लेकिन अगर आप किसी मित्र को फ़ंड ट्रांसफ़र करोगे या बिल पेमेंट करोगे तो इसके लिए कोई खर्च नहीं आता है। और अब इसी उम्मीद की जा रही है कि जब यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्जेस लगेंगे तो सिर्फ P2B पर ही लगेंगे, यानी कि क्यूआर कोड जो दुकानदारों को आप पे करते हो। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी शुरुआत हो चुकी है फ़ोनपे के ज़रिए। फ़ोनपे यहाँ पर जो है चार्जेस लगाना इसने शुरू कर दी है। अगर आप रिचार्ज करोगे फ़ोनपे के ज़रिए तो 50 रुपये से कम का आपका रिचार्ज है तो ठीक है, आप देख सकते हैं कि 25 रुपये का रिचार्ज मैंने इनिशिएट किया था तो इस पर कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर आप 50 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में आप रिचार्ज करोगे तो आपको उस पर 1 रुपया एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि 61 रुपये का रिचार्ज है, इसमें
6 GB मिलती है शायद जियो में। तो उस पर अगर आप 61 रुपये का रिचार्ज करोगे तो 1 रुपये आपकी प्लेटफॉर्म फीस कटेगी और आपका जो है 62 रुपये में ये कंप्लीट होगा। और इसी तरह से अगर आप 100 रुपये से ऊपर का रिचार्ज करोगे तो उस पर आपका 2 रुपये चार्जेस कटेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर 121 रुपये का रिचार्ज इनिशिएट किया था, तो उस पर लगते हैं प्लेटफॉर्म फ़ी 2 रुपये। तो यहाँ पर 2 रुपये लिए जा रहे हैं 100 रुपये से ऊपर का जितना भी रिचार्ज है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। और एक और चीज़ है जिसके बारे में बहुत ही कम बात होती है विदेश में, और ये चीज़ है कि पूरे देश में यूपीआई की मोनोपोली है। आप कहीं पर भी चले जाओ लेकिन आपको यूपीआई क्यूआर कोड ज़रूर मिलेगा ताकि आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सको। और इस मामले में पूरे देश में यूपीआई की मोनोपोली यानी कि पूरी तरह से एकाधिकार है, कोई कंपटीशन ही नहीं है इसके सामने। यूपीआई की शुरुआत में तो ऐसा होता था कि पहले अमाउंट यूपीआई के ज़रिए वॉलेट में लेनी होती थी और वॉलेट से फिर दूसरे वॉलेट को ट्रांसफ़र किया जाता था, लेकिन इस बार में ये पूरी तरह से डायरेक्ट हो गया है, यानी कि अब डायरेक्टली बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ये जाता है। और अब यूपीआई की मोनोपोली को खतरा है, क्योंकि देखा जाए तो आरबीआई ने न्यू अम्ब्रेला एंटिटी बनाई है जो रिटेलर्स के लिए होगी, जिसमें क्या होगा कि सिर्फ एनपीसीआई का यूपीआई ही अकेला ट्रांजैक्शन का प्लेटफॉर्म नहीं होगा, बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी अपना खुद का फंड ट्रांसफर का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकती है जो यूपीआई से डिफरेंट होगा। और इसके लिए अब तक 6 इंस्टीट्यूट, जिसमें कुछ बड़े बैंक है और बड़े बिजनेस शामिल हैं, उन्होंने इसके लिए अप्लाई कर दिया है ताकि वो यूपीआई के जैसा ही कोई प्लेटफॉर्म बना सके और उसको एज ए पेमेंट मेथड इस्तेमाल कर सके, जिससे इनको जो 2 रुपये प्रति यूपीआई के चार्जेस लग रहे हैं उससे ये बच जाए। और ये लॉन्च किए जाएंगे तो तब यूपीआई को ज़बरदस्त कंपटीशन मिलेगा और तब शायद यूपीआई पर ट्रांजैक्शन करने पर चार्जेस भी लग जाएं। तो ऐसे में लोग यूपीआई को छोड़कर जो दूसरे प्लेटफॉर्म होंगे उस पर शिफ्ट होंगे और उस पर माइग्रेट हो जाएंगे, जो फ्री या फिर ऑलमोस्ट फ्री अपनी सर्विस दे सकें। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। जो भी आपके कमेंट है, आप जो भी इसके बारे में बात करना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं हूँ इमरान सिद्दीकी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।